सर बच्चों की लाइफ में ख़ास तौर से मैं अभी बात कर रहा हूँ स्कूल स्टूडेंट्स की, जो छोटे होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, उनकी लाइफ में बहुत तरह के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। अपोजिट जेंडर की तरफ भी डिस्ट्रैक्शन होता है। साथ ही इसी से रिलेटेड एक और बात है कि यूँ कहा जाता है कि बच्चों को पहले से ही माँ बाप अगर अवेयर कर दें सेक्स एजुकेशन की तरफ, उनको सिखा दें, समझा दें, तो वो फिर अपने ट्रैक से ऑफ नहीं जाएंगे। जी, इसके बारे में आपकी क्या राय, कैसे उन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहा जाए? और फिर एट द सेम टाइम मैंने आपको भी सुना कहते हुए कि प्यार करना अच्छी बात है, और बच्चों कई लोग बोलते हैं, तो प्यार की सही उम्र क्या है? देखिए, पहली बात तो डिस्ट्रैक्शन से दुनिया में किसी बच्चे को आप बचा नहीं पाएंगे, कितनी भी ताकत लगा लें। ठीक है, आप भी नहीं बच पाए होंगे, मैं भी नहीं बच पाया था, हमारे पेरेंट्स भी नहीं बच पाए होंगे उस उम्र में, क्योंकि वो स्वाभाविक बात है। 13 से 19 साल के बीच की जो उम्र है, टीनेज, जिस समय हमारे फिजिकल चेंजेस बॉडी में आने लगते हैं, हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं, वो प्रकृति की भाषा है कि वो अपने आप ऐसी इच्छाएं पैदा करती है, ऐसी जिज्ञासाएं पैदा करती है। अब किसी भी तरीके से प्रकृति के डिजाइन को चेंज कर देंगे, संभव नहीं है वापस। इसलिए अगर 13 से 19 साल के बच्चे दूसरे सेक्स को लेकर जनरली थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड होते हैं या अट्रैक्शन फील करते हैं उनको लेकर, तो पहले तो टीचर्स को, पेरेंट्स को ये समझ लेना चाहिए कि वो बच्चे ठीक हैं, वो अपराधी नहीं है, वो दोषी नहीं है, वो ठीक है, सामान्य स्थिति है। अपना बचपन एक बार याद कर लेना चाहिए, तो फिर भरोसा जम जाता है, क्योंकि पेरेंट होना बड़ा चैलेंजिंग काम है। और अक्सर पेरेंट्स की दिक्कत ये है, मतलब मैं ही पेरेंट हूं, मैं भी अपने ऊपर भी इसको एडमिट कर रहा हूं, हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हम खुद कैसे थे उस उम्र में, और हम बच्चों से ऐसी उम्मीदें करते हैं कि वो भगवान बन जाए, जबकि हम वैसे नहीं थे, वो हमारे ही बच्चे हैं। स्वाभाविक है कि कुछ तो हम जैसे होंगे ही होंगे, और जो प्राकृतिक जीवन है उसके विरोध में आप उनसे उम्मीदें करेंगे तो व्यर्थ की बात है। अब दो रास्ते हैं डिस्ट्रैक्शन रोकने के। एक रास्ता ट्रेडिशनल रास्ता है कि लड़कों का स्कूल अलग, लड़कियों का स्कूल अलग, कोएड एजुकेशन खत्म कर कोएड दो। ना हो। एक ऑप्शन है, कई लोग ऐसा मानते हैं कि इससे डिस्ट्रैक्शन रुक जाती है। इससे ये है कि आपके सामने ऐसे मौके कम हैं, तो कुछ मामलों में ठीक भी लगता है कि भाई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिसको देख के डिस्ट्रैक्शन होगा, तो आप पढ़ाई में लगे हुए हैं। मेरी व्यक्तिगत राय है कि इस रास्ते से कुछ समय के लिए आप बेशक मैनेज कर लें, पर अंततः आप बच्चों को कुंठित बना देते हैं, और फ्रस्ट्रेशन होना, कुंठाओं का शिकार होना, कॉम्प्लेक्सेस से भरे होना ज्यादा बुरी बात। और कहीं ना कहीं फिर उनकी पर्सनैलिटी भी उस तरह से डेवलप नहीं हो पाती, डिसऑर्डर्स होते हैं और वो सहज हो नहीं पाते, सहज नहीं हो पाते। मैं यहां तक मानता हूं कि कोई व्यक्ति भविष्य में रेपिस्ट हो सकता है या नहीं, इसकी कुछ हद तक कोरिलेशन इस बात से भी है कि उसका एक्सपोजर दूसरे जेंडर से कितना रहा है। मैं एक सामान्य रूप से हाइपोथेसिस है मेरा, मैं दावा नहीं कर रहा हूं, रिसर्चेस पे होनी चाहिए। मेरा हाइपोथेसिस है कि जो बच्चा बचपन से कोएड में ठीक से पढ़ा हो, कोएड का मतलब जहां बातचीत होती है, संवाद होता है, उस स्कूल के बच्चों के रेपिस्ट होने की संभावना कम होगी। सोशल फैब्रिकेशन बेटर है, क्योंकि उसके लिए लड़की अजूबा नहीं, लड़की के लड़का अजूबा नहीं है, वो दो मित्र हैं, बात करते हैं, हर तरह की बात करते हैं, तो अनावश्यक रूप से इंटरेस्ट एक दूसरे में नहीं है, उतना है जितना सामान्य रूप से होना चाहिए, पर ऐसी कुंठाएं नहीं है कि पागलपन हो जाए, हुआ क्रिएट नहीं किया हुआ कि क्या नहीं है। मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि को एजुकेशनल सिस्टम बेहतर है, और इंटरेक्शन ज्यादा होने से दूरियां कम होती हैं। और मैं उस दूरी की बात नहीं कर रहा, ये नहीं कि प्यार मोहब्बत शुरू हो जाएगा। जो लड़का बचपन से लड़कियों के साथ क्लास में पढ़ता है, या जो लड़की बचपन से लड़कों के साथ क्लास में पढ़ती है, उसे इमोशनली एक्सप्लॉइट करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि उसने दुनिया में एक ही लड़की को नहीं देखा है कि उसकी हर बात में वो दीवाना हो जाएगा। उसने 50 लड़कियों से बात की हुई है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता है। शायद किसी एक आध व्यक्ति के प्रति उसके मन में अट्रैक्शन आएगा, बाकी किसी लड़की को देख के उसको ऐसा भाव ही नहीं आएगा, न लड़की के मन में लड़के को देखकर भाव आएगा। और साथ में ये भी जरूरी है कि हम इस बात को समझें, एक शब्द है सेक्स एजुकेशन, जिसको लेकर भारत के लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। मेरी व्यक्तिगत राय हमेशा से ये है कि उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। 2-3 लेवल्स पे समझने की जरूरत है। आज से 100 साल पहले का देखिए, महात्मा गांधी के दौर में हम देखते हैं कि 13 साल की उम्र के आसपास शादियां हो रही हैं, उनकी भी शादी उस उम्र के आसपास हो गई है। 13 का बच्चा पहली बार अपनी बॉडी में चेंजेस फील कर रहा है, उसी समय उसकी शादी भी हो गई है, बल्कि उससे थोड़ा पहले ही हो गई लड़की के मामले में। तो
तो हार्मोनल चेंजेस के साथ साथ लगभग शादियां हो रही थी। डिस्ट्रैक्शन का बहुत स्कोप था नहीं उस जमाने में। लड़कियां स्कूल भी नहीं जा रही थी, तो उनकी सहेलियां भी उस तरह से नहीं थी, इंटरेक्शन भी कम था, एक्सपोजर भी कम था। आज दुनिया भर में एक्सपोजर बढ़ रहा है, शादी की एवरेज उम्र बढ़ती जा रही है, जो बड़े शहरों में तो 25-30 के आसपास तक पहुंच गई है। फिर जो सेक्सुअल कंटेंट है या इस तरह की चीजों की जानकारी है, वो मिलने की उम्र कम होती जा रही है। आप कितना भी कोशिश कर ले, बच्चों को इंटरनेट पे ऐसी चीजें ढूंढने से रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि तकनीकी तौर पर वो आपसे ज्यादा समृद्ध होते हैं, ज्यादा इनोवेटिव होते हैं। तो बच्चों को इंफॉर्मेशन पहले पता लग गई, इसलिए वो प्री मैच्योर हो रहे हैं। जो हरकतें आज से 50 साल पहले शायद 17 साल का बच्चा करता होगा, वो आज 13 साल का बच्चा करता है। शादी की उम्र बढ़ते बढ़ते 28-30 तक चली गई है। बीच में एक लंबा फेज ऐसा है जब बच्चे में सेक्सुअल ओरिएंटेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको कुछ पता नहीं है। लड़कियों के मामले में फिर भी हम देखते हैं कि जो शादी के पहले देखेंगे महिला संगीत होता है, ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं जहां माताएं, बड़ी बहनें अपनी बहनों को कुछ कुछ ऐसी चीजें बता देती हैं। लड़कों के मामले में फैमिली के अंदर स्कोप नहीं के बराबर है। मैंने अपने समाज में किसी बाप को अपने बेटे को सेक्सुअल एजुकेशन देते हुए नहीं देखा है, माँ को भी नहीं देखा है। माँ बेटी को बेशक बात कर लेगी, बेटे के साथ बहुत सहज नहीं होगी बात करने में। मैं 95% फैमिली की बात कर रहा हूँ, कुछ फैमिली ऐसी हो सकती है जो इस लेवल बात कर लेती हूँ। वो बेटा कहाँ से समझे चीजों को, उसके शरीर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, वो जानना चाहता है चीजों को, कहाँ से जाने। पेरेंट्स सिखा नहीं रहे हैं, स्कूल में अब सिखाना चाहते नहीं है। एक ही रास्ता बचता है, या तो उसके दोस्तों में से कोई दोस्त इधर उधर से अधूरी जानकारी इकट्ठी करेगा, वो भी हंसी मजाक में वो शेयर करेगा। उनमें से कई ऐसी बातें होंगी जो दिमाग में गलत फहमी बैठा देंगी। और कई लड़कों को मैंने देखा है, बच्चों को देखा है, वो ऐसी बातों को लेकर टेंशन में है जिन बातों का महत्व जीवन में है ही नहीं। करेक्ट। पर क्योंकि उनको गलत सोर्सेस से चीजें पता लगी, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन, जिसका दरअसल इसका नाम थोड़ा परेशान करने वाला है, वो नाम सेक्स एजुकेशन का नाम आप हेल्थ एजुकेशन कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। फिजिकल हेल्थ एजुकेशन भी कर देंगे तो भी चलता है। और उसमें करना क्या है, सबसे पहले बच्चों को ये सिखाना है कि यदि कोई उनको एक्सप्लॉइट करना चाहे तो कैसे बचना है। बैड टच, बैड टच क्या है, गुड टच क्या है, उसकी सेंस समझानी है। अगर कोई सेक्सटोर्शन जैसी स्थिति में उनको लाना चाह रहा है, उनका एक वीडियो कॉल पे लिया, जल्दी से वीडियो बना लिया, फिर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, ये सब तो आजकल खूब होता है। तो अगर बच्चा ऐसी किसी कंडीशन में फंस गया है तो उसमें कैसे खुद को संभालना है। कोई उसको बड़ी उम्र का व्यक्ति एक्सप्लॉइट करना चाह रहा है, इन्फ्लुएंस, कैसे उससे उसको निकलना है बाहर। और मैंने तो देखा है कि जिन देशों में ये पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, वो बेहतर है। ये भी सिखाना है कि इन चीजों की सही उम्र क्या होती है, गलत उम्र में इन चीजों में जाने से क्या नुकसान हो सकते हैं, ये भी सिखाना उसका पार्ट है। तो सेक्स एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि सेक्सुअल ट्रेनिंग देनी है, समझ पैदा करनी है जीवन के एक ऐसे हिस्से के बारे में जो महत्वपूर्ण है, लगभग अनिवार्य है, और उसके बारे में जानकारी देने वाला कोई है नहीं। क्या हम आज भी इन चीज़ों को लेके स्टीरियोटाइपिस्ट हैं? फैमिली में ये माइंडसेट है कि वैसे तो पढ़ाई लिखाई खूब कर ली, हाँ, सारी चीज़ें बदल ली, लेकिन इन चीज़ों को लेके एक टैबू क्रिएट किया हुआ है। टैबू जैसा है, टैबू क्या बोलते हैं, जो भी है वो टैबू है कि घर के लोग इन मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। अभी एक इंडियन रिसर्च मैंने पढ़ी है जिसमें बताया गया कि 90% से ऊपर फैमिलीज में, शायद 95%, इस मुद्दे पर कोई बात ही नहीं होती है। आप सब टीवी देख रहे हैं, अचानक कोई ऐसा कंटेंट आ गया, कोई एडवर्टाइजमेंट आ गया, सैनिटरी नैपकिन का मान लीजिए आ गया, तो तुरंत टीवी म्यूट होता है, चैनल चेंज हो जाता है, बात नहीं होती है। और जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं अपने घर की बात भी कर रहा हूं, क्योंकि हम सबके घरों का माहौल ऐसा है कि वो एक दिन में बदलेगा भी नहीं, वो बदलने में समय लगता है। तो जब सारे रास्ते बंद हैं तो कोई तो रास्ता खोले। कुछ ऐसे शानदार टीचर्स हों जो इन चीजों को बहुत ही गहराई के साथ, सलीके के साथ और ट्रांसपेरेंसी के साथ भी, और थोड़ा सा पर्दा बनाए रखते हुए कि भाषा स्खलित ना हो जाए, चीप ना हो जाए, पूरी गहराई और गरिमा मेंटेन रखते हुए
लड़कों को लड़कियों को समझा सकें कि जीवन का ये पक्ष क्या है। कमेंट में लोग आपका नाम लिखेंगे इस चीज के लिए, क्योंकि हाँ, तो मैं भी तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं ऐसे सेशंस, मतलब मैंने उस चीज को पढ़ाने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं ले रखी, हो सकता है कोई ट्रेनिंग की जरूरत होती हो, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 13 से 19 साल के बच्चों को बैठा के उनको ये बातें बता पाना, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट पूछ रहा हूँ, लेकिन सर एक बात मुझे भी जाननी है, ये आपके फेस पे इतना सुकून, इतनी ठहराव कहाँ से, कैसे आया? बहुत लोगों से मैंने कहते सुना है कि विकास दिव्य कीर्ति सर को देख के हमें सुकून मिलता है। ये मैंने एक से नहीं सुना, मैंने बहुत लोगों से सुना। इनफैक्ट मुझे भी बहुत अच्छा फील होता है व्हेन आई सी यू, कि आप जब बोल रहे होते हो, जिस तरह से बोल रहे होते हो, ये ज़माना है चीखने का, चिल्लाने का, और वहाँ पे आप छोटी सी कोई बात बताओगे और वो सुन के इंसान मोटिवेट हो जाता है। तो उसके पीछे का ये कैसे आया? पहली बात तो मैं चिल्लाना चाहूँ तो भी चिल्ला नहीं सकता हूँ। तो जो लोग चिल्ला रहे हैं मुझसे बेहतर इस मामले में कि वो चिल्ला सकते हैं, मैं चिल्ला सकता ही नहीं हूँ, वो मेरी क्षमता से बाहर की बात है। मैंने स्टेज पर, स्कूल में, कॉलेज में हजारों, हाँ मेरे ख्याल से 1000 संख्या होगी, डिबेट्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया। मैंने शुरुआत उसी तरीके से की, हाथ पटक पटक के बोलना, कविताएं बोलना जोर जोर से, तेज आवाज में। ऐसी वीडियोस हैं आपकी? नहीं, वीडियो नहीं है, बहुत पुरानी बात है, 1980s और 90s के दशक की बातें हैं, 90s की शुरुआत की, 80s के एंड की बातें हैं। तो उस समय डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट में, डिबेटिंग कॉन्टेस्ट में ऐसे ही बोला जाता था। इनफैक्ट मैं आपसे कहना भी वाला था कि जो डिबेट्स होते थे उसमें तो हमें भी ये सिखाया जाता था, हाँ, कि आपको ऐसे हाथ करना है, ऐसे एक्सप्रेशंस रखने हैं और लगना है, एक्सप्रेसिव दिखना है, जानबूझ के आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज इस तरह की रखनी है। तो हम भी उसी दौर के डिबेटर हैं। तो लिखी हुई डिबेट होती थी, पूरा रटा हुआ उसको, लफाजी भी खूब होती थी उसमें, बड़ी बड़ी आडंबर वाली भाषा का इस्तेमाल करना, हाई टोन में बोलना, स्पीच मॉड्यूलेशन इतना ज्यादा, कहीं कहीं अचानक डाउन हो जाना, फिर चिल्ला के बोलना। तो ये सब मैंने कई साल किया है। धीरे धीरे जब मैं DU में डिबेटिंग करने लगा तो वहाँ डिबेट्स बहुत ज्यादा होती थी और 2-3 महीने में सारी होती थी। तो कभी कभी हमें एक दिन में 3 डिबेट्स बोलनी होती थी वहां पर। तो मुझे समझ में आया कि लिख के बोलना बहुत मीनिंगफुल है नहीं, तो हमने धीरे धीरे बिना लिखे बोलना शुरू किया। जैसे एक स्लिप है छोटी सी, 4 पॉइंट्स लिखे रेफरेंस के लिए, और जाके वो लेके नहीं गए, बस एक बार रेफरेंस देख लिया और जाके बोलना शुरू कर दिया। फिर वो 5 मिनट से बढ़ते बढ़ते 10 मिनट की डिबेट्स हुई, 15 मिनट डिबेट्स हुई। धीरे धीरे एक समय के बाद एहसास हुआ कि अगर आपके पॉइंट में दम है तो बोलने में पावर लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो पावर पॉइंट जो है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। इफ यू हैव पावर इन योर पॉइंट्स, यू डोंट नीड ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो ये एहसास हुआ कि अगर आप ज्यादा पढ़ते हैं, समझते हैं, तर्क अच्छे हैं, तो आसान भाषा में, विनम्र लहजे में भी बात गहरी हो सकती है। और लहजा नर्म रहे तो ज्यादा बेहतर होता है। मतलब मेरे अंदर उतना सुकून है या नहीं, पर मैंने ये महसूस किया है कि गहराई और सुकून का रिश्ता बहुत गहरा है। आपको देखकर लोगों को बड़ा सुकून है। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मतलब अपने बारे में तो मैं क्या कहूंगा, मैं नहीं कह सकता हूँ, जानता भी नहीं हूँ, लेकिन जिस व्यक्ति में गहराई ज्यादा होगी उसकी आवाज विनम्र अपने आप हो जाएगी। तो विद्या ददाति विनयम वाला जो कंसेप्ट है, या एक शेर है, कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सुकून, जिसमें जितना ज़र्फ है उतना ही वह खामोश है। बहुत खूब। तो गहराई है तो शांत रहना चाहिए, और ये मैं प्रयास नहीं करता हूँ, ये मेरा स्वभाव का हिस्सा है, अपने आप होता है। इसका बहुत अभ्यास मैंने कभी नहीं किया। आज अगर बात करें बच्चों से लेकर बड़े तक, कंपटीशन का ज़माना है, हर किसी के अंदर जेलेसी, ग्रजेस या फिर कंपैरिजन एक फैक्टर है। स्पेशली मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ कि अगर मेरा फ्रेंड नीट कर रहा है या फिर मेरा फ्रेंड UPSC कर रहा है तो मैं भी करूँगा। हमने देखा है अभी रिसेंट टाइम्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं। अभी रिसेंट न्यूज़ है, एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया और उसके बाद उसके फादर ने सुसाइड कर लिया। अच्छा, हाँ, रिसेंट न्यूज़ है। सो ये सुन के बड़ा दुख होता है, लेकिन मुझे लगता है इसके पीछे फैक्टर वही होता है जैसे आपने कहा कि आप खुद को पहचान नहीं पाते कि आप उस चीज़ को बिलोंग करते हो क्या नहीं, और आप ट्राई करते हो। तो इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करें जहाँ ये कंपैरिजन आता है, ये जेलेसी फैक्टर ह्यूमन नेचर है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता, कर्टेल किया जा सकता है। हाँ। तो उसका क्या एक वे हो सकता है जो सभी स्टूडेंट्स और बड़े लोग सब फॉलो करें? मतलब कंपैरिजन तो अनिवार्य है, हम उससे बच नहीं सकते। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे सीखने समझने की प्रक्रिया में कंपैरिजन एक बेसिक पॉइंट होता है। अगर मैं बुद्धिज्म की भाषा में कहूं तो उन्होंने कंसेप्ट दिया, अपोहवाद कहते हैं, जिसका मतलब है, एक संस्कृत में वाक्य आता है, तद भिन्न भिन्नत्वम, जिसका मतलब ये होता है कि मैं किसी भी चीज को
इसी रूप में समझ सकता हूं कि वह बाकी चीजों से भिन्न कैसे है. हाउ इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर थिंग्स इज द वे ऑफ थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग. तो कंपैरिजन तो आप कुछ भी देखेंगे, आप काले को समझ ही नहीं सकते जब तक सफेद के साथ ना देखें. तो सफेद और काला दिखेगा तो फिर कुछ बताने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा. इसलिए हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो कंपैरिजन कर करके ही समझती है. ये कॉमन बात है, इसमें कोई खास बात नहीं. असली बात है उस कंपैरिजन को कितना अपने दिल पे लेना है और कंपैरिजन कैसे करना है. एक और इंटरेस्टिंग बात है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस को जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें एक बात मानी जाती है, कई लोगों ने मानी है, जो मेरे प्रिय एक दार्शनिक सार्त्र हैं उन्होंने इस पर काफी फोकस किया. अब साइकोलॉजी में कंसेप्ट पढ़ेंगे, मिसिंग टाइल सिंड्रोम बोलते हैं उसको. मिसिंग टाइल सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि एक प्रयोग किया गया, एक स्विमिंग पूल बनाया एक बड़े अच्छे कंस्ट्रक्टर ने, सुंदर टाइल्स लगाई उसमें, साफ पानी भरा, पूरे पूल में टाइल्स लगी हैं. एक छोटी सी टाइल की जगह खाली छूट गई है क्योंकि टाइल कम पड़ गई या जानबूझ के नहीं लगाई. अब फिर कई लोगों को बुलाया कि अब देखिए इस पूल को. अब वो आए, देखा क्या पूल है, और सब कह रहे हैं यार बस एक वो तुमने खाली छोड़ दिया. इंटरेस्टिंग बात है कि 999 टाइल्स मिलकर भी उनको उतना सुकून नहीं दे पा रही जितनी बेचैनी उस एक टाइल के न होने से हो रही है. क्योंकि ह्यूमन कॉन्शियसनेस की प्रॉब्लम है कि जो नहीं है उस पर दिमाग ज्यादा जाता है, जो है उस पर दिमाग कम जाता है. और ये एक्सपेरिमेंट यही साबित करने के लिए हुआ भी था.